चलिए अभी आपके आज हम पिछले लाइव सेशन की थोड़ी बात करते हैं। सभी को जय श्री राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा दूसरा चैप्टर है। वैसे हमने पिछली क्लास के अंदर इसको शुरू कर दिया था। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं की बात हुई थी। हमने पिछले लाइव सेशन में शुद्धता की जांच पता की है। शुद्ध होता क्या है? शुद्ध आपने जो शुद्धता की क्रिया है वह क्रिया सामान्य तौर पर हम यही कहते हैं जिसमें कोई मिलावट नहीं है वो शुद्ध है। लेकिन वैज्ञानिक तर्क ये नहीं कहते। वैज्ञानिक तर्कों में शुद्धता की जो स्थिति होती है वो शुद्धता की स्थिति होती है कि उसकी जितने भी कण हैं उनके कणों की रासायनिक प्रकृति है, वो रासायनिक प्रकृति पूर्णतया समान होनी चाहिए, तब वह शुद्ध पदार्थ कहा जाएगा। शुद्धता केवल और केवल जो दिखाई देता है हमको उसके आधार पर तय नहीं होती है। शुद्धता हमेशा उस रासायनिक प्रकृति पर तय होगी जो उसके अंदर कण मिले हुए हैं। और इसी के आधार पर हमने मिश्रण के बारे में पढ़ा था, क्योंकि हमको सबको पता है कि इस प्रकृति में बहुत ऐसी कम चीजें हैं जो अपने खुद के रासायनिक गुणों को रखती है। तो ऐसे रासायनिक गुणों को कम रखने वाली चीजें तो अधिकांश चीजें क्या हैं? तो अधिकांश चीजें मिश्रण है। और मिश्रण के बारे में पढ़ा था कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो मिश्रण का निर्माण करते हैं। और यही मिश्रण वापस दो प्रकार का होता है, सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो जरा हम ये इसको रिपीट देख रहे हैं। सममांगी मिश्रण में क्या था कि सममांगी मिश्रण में आपके था जिसकी बनावट समान है और भौतिक क्रियाओं द्वारा या भौतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उन दो पदार्थ जो मिले हुए हैं उनको अलग नहीं कर सकते। उसके लिए हमको किसी रासायनिक प्रक्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाकर वो अलग होंगे। तो वो होते हैं आपके सममांगी मिश्रण। और उसी प्रकार से जो विषमांगी मिश्रण है जिनकी बनावट असमान है और भौतिक क्रियाओं द्वारा आसानी से उसको हम जैसे छान कर निखार कर आसानी से हम उसको अलग कर सकते हैं, वो आपके विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो मिश्रण आपके दो प्रकार का था, हमने क्रियाकलाप प्रयोग के माध्यम से इसको समझा था। अभी हम एक और प्रयोग देखते हैं जरा और समझने का प्रयास करते हैं। आज के लाइव सेशन को स्टार्ट हो रहा है। अभी हमने अभी तक जो भी बात बताई है वो पिछले लाइव सेशन की थी जो आपने पढ़ी थी। जो नहीं जुड़े थे उस समय क्योंकि टेक्निकल कोई इश्यू था तो उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी होगी तो उसके माध्यम से जुड़े होंगे। चलिए अब हम आज का लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के लाइव सेशन के अंदर पहला ही प्रयोग हम देखते हैं क्या है। हमारी जो क्लास है उस क्लास को अगर हम 4 समूह में बांटें, प्रत्येक समूह को कुछ कुछ कार्य करने को देना है, वो एक एक बीकर देंगे हम। यानी कि 4 समूह हैं, चारों को हमने एक एक क्या दे दिया? बीकर दे दिया। एक एक बीकर में हमने क्या क्या डाल दिया? जल डाल दिया। जल समूह का नाम दे दिया ए समूह, बी समूह, सी समूह और डी समूह। 4 समूह है हमारे पास। इन 4 समूहों के अंतर्गत हमने अपनी क्लास को बांट दिया। यानी कि एक समूह मान लो 10 जन है, दूसरे में 10 है, तीसरे में 10 है, टोटल 40 से 10 का एक समूह बना दिया और उन सबको हमने बांट दिया। अब क्या करना है? प्रत्येक समूह को अलग अलग कुछ चीजें देनी है। जल तो मिला हुआ है सब में, इसमें भी जल मिलाया, इसमें भी जल मिलाया, इसमें भी जल मिलाया और इसमें भी जल मिलाया। अब आपको कुछ चीजें देंगे इसमें। पहले में दे रहे हैं आपको कॉपर सल्फेट का चूर्ण। चूर्ण आपको पता है, चूर्ण का मतलब होता है जो होता है, सॉरी चूर्ण की जगह हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल की बात कर लेते हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का मतलब होता है छोटे छोटे कॉपर सल्फेट के दाने, वो आपको जल के अंदर मिलाने हैं। दूसरा इसमें आपको कॉपर सल्फेट का चूर्ण। अब चूर्ण का मतलब होता है पाउडर, यानी कि कॉपर सल्फेट के जितने भी
जो दाने हैं उनको हमने पूरे पीस कर पाउडर बना दिया उसका, उसको हमने इसके अंदर मिक्स किया। तीसरे में आपको क्या करना है मिक्स, तीसरे में या तो आप करें गेहूं का आटा या फिर करें चौक का चूर्ण, या तो गेहूं का आटा करो या फिर चौक का चूर्ण करो, कोई भी आप उस जल के अंदर मिक्स कर दीजिए। और चौथे में आपको मिक्स करना है दूध या स्याही, दूध या स्याही, इन चारों भागों में आपने अलग अलग पदार्थ है वो आपने क्या कर दिया है, उसके अंदर आपने मिक्स कर दिया है। इन चारों भागों को अलग अलग पदार्थों से मिक्स करने के पश्चात आपको क्या करना है, इसको किसी छड़ी की सहायता से इसको मिलाना है, पूरा घोलना है। और घोलोगे तो आप इस कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को इसमें घोलना है, कॉपर सल्फेट के चूर्ण को इसमें घोलना है, गेहूं के आटे को या चौक के भाग को यहाँ पर घोलने की क्रिया करवानी है, और दूध और स्याही को घोलना है। घोलने के बाद कुछ समय तक उसको छोड़ दीजिए। आप क्या पाएंगे, बोलने के बाद जब हम उसको कुछ समय तक छोड़ेंगे तो हम क्या पाएंगे, हम सबको पता है कि जब भी कोई पाउडर रूप में पदार्थ है अधिकांशतः, और कुछ क्रिस्टल्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो जल के अंदर पूर्णतः समाहित हो सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो जल के अंदर पूर्णतः समाहित नहीं हो सकते, भले आप उसको कितना भी हिलाओ। तो कुछ परिस्थितियां हमको उस प्रकार की दिखेगी, कुछ परिस्थितियां उस प्रकार की दिखेगी। जैसे ए और बी आपके जो भाग ऐसे हैं, ए और बी, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल इसमें डाले हैं, कॉपर सल्फेट का चूर्ण इसमें डाला है, इन दोनों को जब आप पूर्णतः छड़ी की सहायता से हिलाओगे तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल से वो जल के बीच के खाली स्थानों में जाकर समाहित हो जाएंगे। कॉपर सल्फेट क्योंकि नीले रंग का होता है, जल का कलर चेंज जरूर हो जाएगा, लेकिन वह पूरा भाग है उसके अंदर कंप्लीट मिल जाएगा। इसी प्रकार इसको आप मिलाओगे तब भी वो की वो क्रिया होनी है, कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन जो कॉपर सल्फेट है वो पूरा जल के साथ में पूर्णतया विलीन हो जाएगा। लेकिन गेहूं का आटा या चौक का चूर्ण या फिर रेत आप भले कितना भी हिलाओगे जब तो आपको लगेगा कि ये जल के साथ मिश्रित हो रही है, लेकिन जब आप इसको कुछ समय शांत छोड़ दोगे, इनको शांत छोड़ोगे तो कॉपर सल्फेट आपको कहीं नजर नहीं आएगा, क्योंकि जल के कणों के रिक्त स्थानों के बीच में जाकर यह उपस्थित हो गया है। लेकिन गेहूं के आटे को अगर आप या चौक के चूर्ण को या फिर रेत को पानी में ऐसे करोगे, घोलोगे, तो घोलने की स्थिति में आप जब उसको कर रहे हो, घोल रहे हो, तो उस परिस्थिति में तो आपको यह घुलती हुई नजर आएगी। लेकिन जब इसको शांत छोड़ दोगे तो क्या होगा, शांत छोड़ोगे तो क्या होगा, जल ऊपर रहेगा और जो चौक या आपने गेहूं का आटा वगैरह डाला है वो क्या हो जाएगा, नीचे तली में आकर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। यानी कि आपको क्लियर दिखेगा कि जल अलग है और जो हमने पदार्थ मिश्रित किया है वो चीज अलग है। और दूध और स्याही को हम डालेंगे तो वो भी यहाँ पर आपको इस जल के साथ में विलीन होते हुए जरूर नजर आएंगे। अब आपको क्या करना है, प्रत्येक जो बीकर है, प्रत्येक बीकर पर आपको टॉर्च डालनी है प्रत्येक बीकर पर, और टॉर्च डाल के उसके मार्ग को दृष्टिगोचर होते हुए देखना है। क्या मार्ग इस प्रकाश है वो प्रकाश इसके अंदर से गुजरता है या फिर इस प्रकार से प्रकाश की स्थिति होती है, उस स्थिति को देखना है। तो जब आप टॉर्च इसके ऊपर प्रवाहित करोगे, टॉर्च से प्रकाश प्रवाहित करोगे, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, तो उस परिस्थिति में ये टॉर्च से जो प्रकाश है इसमें से तो निकलेगा, दृष्टिगोचर होगा, इसमें से भी दृष्टिगोचर होगा, लेकिन इन दोनों में दृष्टिगोचर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके जो कण है वो विकृत है, बिखरे हुए हैं, और बिखरे हुए होने का आसानी से उसके अंदर दृष्टिगोचर हो सकते हैं। लेकिन इनमें जो कण है, कॉपर सल्फेट के कण जल के अंदर पूर्णतया विलीन हो चुके हैं, मार्ग यहाँ पर दृष्टिगोचर नहीं होगा, क्योंकि यह पूर्णतया भरे हुए हैं, और पूर्णतया भरे हुए हैं इस कारण से यहाँ पर प्रकाश की किरण है वो फैलेगी, न कि मार्ग को दृष्टिगोचर करेगी, ये ध्यान रहे। और छनक पत्र के माध्यम से हम इसको छानने का प्रयास करेंगे। तो छानने का प्रयास करेंगे, आपने छनक पत्र लिया, जैसे ये छोटी सी कीप है, इस कीप में प्रयोगशाला बड़ी कक्षा में जाओगे तो आपको पता चलेगा इसमें एक फिल्टर पेपर डालते हैं। फिल्टर पेपर होता है जो छनक पत्र कहा जाता है उसको, उसके माध्यम से
कोई भी प्रयोगशाला में काम आने वाला रसायन उसको छाना जाता है। जब आप समूह ए का विलयन लेके डालोगे तो वो पूरा का पूरा इसमें छन जाएगा। क्यों छन जाएगा? क्योंकि इसके क्रिस्टल जल के खाली स्थानों में समाहित हो चुके हैं, वो आपके अलग नहीं होंगे। इसके भी करो, बी वाले समूह के भी करोगे तो वो की वो प्रक्रिया होगी, इसमें भी किसी प्रकार के क्रिस्टल आपको अलग प्राप्त नहीं होंगे। यानी कि जिसमें पूर्णतया एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के लिए सम्मिलित हो जाता है और पूर्णतया उसकी बनावट समान बन जाती है, तो वह आपके भाग क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। जल और जल के अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ इसके अंदर मिल गया है, वो विलयन बन गया है। अब तीसरे समूह को हम लाएंगे इधर और उसको छनक पत्र में छानने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? आप छनक पत्र में छानोगे तो जल अलग हो जाएगा और जो मिट्टी है या गेहूं का आटा है या चौक का चूर्ण जो आपने डाला है वो क्या रह जाएगा? अलग रह जाएगा। यानी एक दूसरे से दोनों अलग हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे। और एक दूसरे से निलंबित हो जाएंगे इसका मतलब यह है कि वो पदार्थ न तो एक दूसरे के अंदर मिले हैं और न ही एक दूसरे के अंदर कभी मिलेंगे। तो इस प्रकार की प्रक्रिया में जो समूह सी के पास जो विलयन प्राप्त हुआ है वह विलयन कौन सा गुण रखता है? निलंबन का गुण रखता है। यानी कि ये एक दूसरे को दूर हटाने का प्रयास करते हैं, निलंबन का गुण रखता है। उसी प्रकार दूध और स्याही जरूर पानी के अंदर घुल तो जाते हैं लेकिन पूर्णतया नहीं घुलते। परिक्षेपण और परिक्षिप्त प्रावस्था के अंतर्गत ये दोनों भाग एक दूसरे को अपने साथ कंबाइन तो करते हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसा रहता है जल का जो खाली ही रहता है और खाली रहने के कारण प्रकाश की किरण उसका दृष्टिगोचर होती है, मार्ग दिखाई देता है। और उस परिस्थिति के अंदर आप इसको छानोगे तो छानने पर आप क्या देखोगे? आप ये जरूर देखोगे कि दूध और स्याही नीचे जरूर उतर रही है, जल के साथ उतर रही है, लेकिन इस छनक पत्र पर आप जैसे स्याही डाली हुई है तो छनक पत्र पर स्याही का रंग आपको दृष्टिगोचर होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि इसके कुछ कण वो इस छनक पत्र पर अवशेष के रूप में शेष रह जाएंगे। ऐसे विलयन जो कुछ अवशेष अपना छोड़ते हैं उन विलयनों को कोलाइडी विलयन कहते हैं। यानी कि ये कोलाइडल है, ये कोलाइडल भाग है जो समूह डी के पास उपस्थित हुआ है। और इसी के आधार पर आपके इस किताब के अंदर 3 प्रकार के विलयनों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला विलयन, दूसरा विलंबन और तीसरा कोलाइडल। 3 गुण हैं पूरे मिश्रण के। उन विलयन और विलंबन और कोलाइडल के प्रभाव के बारे में हम इस अध्याय के अंदर आगे पढ़ेंगे। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि निलंबन का मतलब अलग रहना, कोलाइडल का मतलब है सम्मिलित है लेकिन पूर्णतया सम्मिलित नहीं है, और जो विलयन है वो विलयन पूर्णतया एक दूसरे के अंदर जो दोनों मिश्रण उपस्थित हुए हैं उनके अंदर वह पूर्णतया एक दूसरे के साथ में घुले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, विलयन के बारे में पढ़ते हैं। विलयन क्या है, विलयन क्या होता है, विलयन के बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए हाँ, विलयन, विलयन क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि जब 2 भाग मिश्रण के लिए काम करते हैं, यानी कि एक भाग दूसरे भाग में मिलता है तो दोनों भाग एक दूसरे के साथ पूर्णतया विलीन हो जाते हैं। पूर्णतया क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। यानी कि विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण आपके क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। हमने पिछले प्रयोग में समूह ए और समूह बी के पास ऐसे ही पदार्थ देखे थे। अगर आपके पास जल और जल के अंदर मिला दीजिए मान लो चीनी,
चीनी के अंदर मिला दीजिए मान लो नमक, नमक के अंदर मिला दीजिए मान लो नींबू। आपने इतनी चीजें इसमें मिलाई है। इतनी चीजें इसमें मिलाने के पश्चात चीनी, नमक, नींबू जब जल के अंदर समाहित होंगे और जब इसको हम वापस किसी छनक पत्र की सहायता से छानने का प्रयास करेंगे, न तो चीनी हमको प्राप्त होगी, न नमक प्राप्त होगा और न ही नींबू का रस प्राप्त होगा। हमको क्या प्राप्त होगा? केवल जल का पूरा प्रभाव प्राप्त होगा जिसमें ये सभी चीजें मिली हुई है। यानी कि हमने पिछले लाइव सेशन में सममांगी मिश्रण के बारे में पढ़ा था। सममांगी मिश्रण वही होता है जिसकी बनावट समान होती है, और बनावट समान है इसका मतलब यह है कि वह एक तरीका दिखेगा। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको, चीनी है मिली हुई, नमक मिला हुआ, नींबू का रस मिला हुआ, आप जब जल में मिलाओगे तो जल की बनावट आपको समान ही दिखेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा, क्योंकि जल है वैसा का वैसे ही दिखना है। और इसके स्वाद में परिवर्तन जरूर हो जाएगा, लेकिन जब आप भौतिक क्रिया करेंगे, छानने की क्रिया करेंगे या फिर आप उसको निथारने की क्रिया करेंगे, तो आपको मतलब चीनी मिलेगी, न नमक मिलेगा, न नींबू का रस मिलेगा, केवल क्या मिलेगा? जल मिलेगा। और जल मिलेगा तो ऐसा मिश्रण जिसमें मिली हुई कोई भी दूसरी वस्तुएं वापस प्राप्त नहीं होती हैं, वह सममांगी मिश्रण होता है। और दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी जो मिश्रण होता है वो आपके क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। और ये आपके क्या है? विलयन है। ये आपके क्या है? ये विलयन है। ये विलयन है आपके, जिसमें जल और जल के साथ में चीनी, नमक, नींबू का रस आदि मिले। हमारे इस प्रकृति के अंदर पदार्थ के रूप में हम देखते हैं ठोस, द्रव और गैस, तीन रूपों के अंदर पदार्थ पाया जाता है। कितने रूपों के अंदर पदार्थ पाया जाता है? तीन रूपों के अंदर पदार्थ पाया जाता है। और ये जो तीन ठोस, द्रव और गैस के रूप में पदार्थ मिलते हैं वो पदार्थ लगभग मिश्रण के तौर पर होते हैं। प्रकृति में हम विचार करें तो ठोस विलयन के रूप में अगर हम कहें तो मिश्र धातु कह सकते हैं, जो आपका ठोस विलयन है। मैंने अभी आपको बताया दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण, बनावट समान है, आपको पूर्णतया वैसे ही दिखेगा, आप अलग नहीं कर पाएंगे उसको। वो आपके विलयन कहलाता है। ठोस विलयन में आपके मिश्र धातु आएगी। कौन सी धातु आएगी? मिश्र धातु आएगी। और उसी प्रकार अगर आप गैस विलयन को देखेंगे तो गैस विलयन में आपकी क्या आएगी? वायु आएगी, क्योंकि ये भी एक मिश्रण है, ये भी एक मिश्रण है। मिश्र धातु में आप देख सकते हैं जो पीतल होता है, पीतल एक मिश्र धातु है। किससे मिलकर बनता है? तो तांबा और जिंक से मिलकर किसका निर्माण होता है? पीतल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पीतल का निर्माण होता है। तांबा और जिंक से मिलकर पीतल का निर्माण होता है। ये एक मिश्र धातु है। दो भाग हैं, एक दूसरे के अंदर समाहित हो चुके हैं। समाहित होने के बाद न तो यह अलग हो सकता है इससे, न यह अलग हो सकता है इससे। तो उस परिस्थिति में जो बना है वो इसका ही रहेगा। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण भी लगभग भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं हो सकता, वो आपके विलयन कहलाता था। तो ये ठोस विलयन है। ये आपके द्रव विलयन में आ गया, जो जल वाला उदाहरण मैंने दिया था। और गैस विलयन भी वायु के रूप में है। वायु भी क्या है? एक मिश्रण है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प के कण, नियोन, ऑर्गन, हियोन, अनेक प्रकार की वायु में गैसें पाई जाती है। अलग अलग स्तर में होती है। सामान्य तौर पर उसको अलग नहीं कर सकते। क्या आप ऑक्सीजन जो ले रहे हैं तो वो क्या ऑक्सीजन भी जा रही है? ऑक्सीजन भी जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रही है, लेकिन वो अपना वापस अपनी प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया द्वारा बाहर भी निकल रही है। तो वातावरण के अंदर ये इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो क्रियाएं आपको मिश्रण के तौर पर वायु के रूप में भी मिलेगी, तो वो गैस विलयन है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का जो सममांगी मिश्रण होगा वो आपके क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। और विलयन के मैंने आपको यहाँ पर इसमें उदाहरण दे दिए। तो आगे बढ़ते हैं। विलयन में कितने पदार्थ सम्मिलित होते हैं जब जाकर विलयन के निर्माण की प्रक्रिया होती है? तो आगे देखते हैं विलयन में कितने पदार्थ इसमें मिले हुए होंगे तब जाकर आपके विलयन बनेगा। विलयन विशेष रूप से कहें तो दो पदार्थों से मिलकर बनता है। एक तो होता है विलायक और एक होता है विलय।
एक तो होता है विलायक और एक होता है आपके विलय। जब ये दो भाग मिलेंगे तब जाकर किसका निर्माण होगा? विलयन का निर्माण होगा। जब इन दो भागों का मिलना होगा तब जाकर विलयन के निर्माण की जो प्रक्रिया है प्लस विलय, विलायक प्लस विलय की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में एक की मात्रा ज्यादा होती है, एक की मात्रा क्या होती है? कम होती है। विलायक, विलायक का अर्थ समझ लीजिए आप, विलायक होता है घोलने वाला। घोलने वाला का मतलब जिसके अंदर कोई दूसरा पदार्थ जाकर सम्मिलित होगा और ऐसा पदार्थ जिसकी मात्रा अधिक होती है। घोलने वाला जिसकी मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलयन में ये तो है घोलने वाला। उदाहरण के लिए जल। इसी प्रकार विलय, ये आपके हैं घुलने वाला। घुलने वाला यानी कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है। क्या होती है? कम होती है। वो आपके क्या हो जाएगा? घुलने वाला। उसको विलय बोलते हैं। तो घुलेगा, दूसरे प्रभाग विलायक में घुलेगा, वो आपके विलय कहलाता है। जैसे यहाँ पर विलायक में जल है तो विलय में आपके नमक हो जाएगा, चीनी हो जाएगी। जो कम है, जिसकी मात्रा कम है वो विलय, जिसकी मात्रा अधिक है वो आपके विलायक कहलाएगा। और जब ये दोनों मिलेंगे तब क्या बनेगा? आपके विलयन बनेगा। ये हमको ध्यान रखना। जैसे उदाहरण के लिए आयोडीन और अल्कोहल का विलयन। जो आयोडीन होता है और अल्कोहल सभी को पता है मादक पदार्थ होता है जिसको हम शराब बोलते हैं। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? टिंचर के नाम से जानते हैं। चोट लगती है तब हम इसको लगाते हैं। यह आयोडीन और अल्कोहल के दोनों के सम्मिश्रण से तैयार पदार्थ है, जिसमें अल्कोहल क्या है? अल्कोहल विलायक है क्योंकि इसकी मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। और आयोडीन क्या है? आयोडीन विलय है क्योंकि इसकी मात्रा इसमें क्या होती है? कम होती है। यानी कि ये घोलने वाला है और ये क्या है? घुलने वाला। ध्यान रखना, इसकी मात्रा अधिक है, इसकी मात्रा कम है। विलायक अल्कोहल, विलय आयोडीन, यानी कि इसकी मात्रा अधिक रहेगी, इसकी मात्रा कम रहेगी। ये ध्यान रहे, ये इसके अंदर घुल रहा है। इसी प्रकार जो वाष्पयुक्त सोडा पे है, जो आप लोग सोडा पीते हैं, सोडे की बात करते हैं तो सोडा जो पीते हैं उसमें क्या होता है? सोडा जल कोक, उसमें वो गैस होती है। तो जो गैस होती है वो क्या है? आपने जो सोडा पिया है, जैसे आपने मान लो थम्सअप भी पिया है, सोडा जल है, इसमें दो पदार्थ होंगे, एक तो होगा जल और जल के साथ में एक गैस होती है जिसको बोलते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जल है वो आपके विलायक है। इसी प्रकार जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके क्या हो जाएगा? विलय है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, जल की मात्रा अधिक होती है। तो जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक है, जिसकी मात्रा कम है वो क्या है? विलय है। ये जल घोलने वाला, गैस घुलने वाली, इसका हमको ध्यान रखना है। तो विलयन हमेशा ध्यान रहे दो भागों से मिलकर बनता है। एक होता है विलायक, तो विलयन का ऐसा प्रभाव जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है उसको विलायक बोलते हैं, जो अपने अंदर किसी अन्य पदार्थ समाहित रखता है। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, जो दूसरे पदार्थ के साथ समाहित होता है, उसको विलय बोलते हैं। विलायक घोलने वाला और विलय है वो घुलने वाला आपके रहता है।
तो जरा मुझे ये बताएंगे, अगर छोटा सा एक उदाहरण मैं दे दूं इधर, कि अगर आपके पास जल प्लस नींबू का रस हो और ये जो मिश्रण है आपके पास, तो बताइए इसमें विलायक कौन सा होगा और विलेय कौन सा होगा? जरा मुझे चैट सेक्शन में लिख के बताएं, विलायक कौन सा होगा और विलेय कौन सा होगा? जल प्लस नींबू के रस में विलायक कौन सा है और विलेय कौन सा है? जल्दी से मुझे बताएं। जल प्लस नींबू के रस में विलायक कौन सा है और विलेय कौन सा है? जरा मुझे चैट सेक्शन में लिख के बताइए। बहुत बढ़िया है, तेज जी ने लिखा है जल विलायक है और नींबू का रस विलेय है। बहुत अच्छा। दीक्षित ने भी लिखा है विलायक है वाटर, और बहुत अच्छा। विलायक जो जल है और नींबू का रस विलेय है। क्यों है? क्योंकि नींबू का रस है वो जल के अंदर बहुत कम मात्रा में जाएगा, जल है वो बहुत अधिक मात्रा में रहेगा। तो जल घोलने वाला और नींबू का रस है वह उसके अंदर घुलने वाला। तो विलायक और जो विलेय है वो जो दोनों मिलेंगे तब आपके विलयन का क्या होगा? निर्माण होगा, विलयन का निर्माण होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। विलयन के कुछ गुण होते हैं। विलयन के कौन कौन से गुण होते हैं? तो पहला गुण तो आपने परिभाषा में दे दिया कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण आपके विलयन कराता है। तो इसका जो पहला गुण तो आपके यही है कि यह आपके क्या होता है? समांगी होता है। क्या होता है? समांगी होता है। विलयन आपके समांगी होता है। तो जरा हम आगे देखते हैं विलयन के गुण। पहला है यह समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण का अर्थ आप अब समझ चुके होंगे, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ये विलयन के गुण है। आपको जब भी कोई भाग दिखे विलयन में तो आप इन गुणों के द्वारा पहचान कर सकते हैं ये विलयन है या निलंबन है या फिर कोलेरल है। ठीक है, उसके अलावा विलयन के जो कण हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं। विलयन के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म होते हैं कि इसको आप आंखों के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखना पड़ेगा। डायरेक्ट आप इसको देखना चाहो तो नहीं देख सकते, इतने सूक्ष्म होते हैं विलयन के गुण, विलयन के जो कण हैं। ध्यान रहे इनका जो लगभग आकार होता है वो 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर में होते हैं, यानी कि लगभग 10 की घात -9 मीटर, यानी कि ये बहुत छोटा भाग, 1 मीटर का 10वां भाग। इतने छोटे होंगे कि आप उसको पूर्णतया अपनी आंखों के द्वारा नहीं देख पाएंगे। तीसरा है विलयन के कण इतने छोटे होते हैं कि वो अपने अंदर से गुजर रहे प्रकाश के मार्ग को दृष्टिगोचर नहीं करते, क्योंकि कणों के सूक्ष्मता की स्थिति के कारण, कणों की सूक्ष्मता की स्थिति के कारण प्रकाश को मार्ग नहीं मिल पाता। कणों की सूक्ष्मता के स्थिति के कारण प्रकाश को फैलाते नहीं है, क्योंकि मार्ग मिलेगा नहीं, और मार्ग मिलेगा नहीं तो उसको फैलाने की प्रक्रिया है वह नहीं होगी। इसलिए वह प्रकाश के किरण का मार्ग, पहले ही समूह के अंदर कॉपर सल्फेट का चूर्ण, कॉपर सल्फेट का जो विलयन दिया था उसमें हमने टॉर्च लगा के देखा भी था कि उसमें प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर नहीं होता, क्योंकि विलयन के कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि वह जगह ही नहीं होती कि प्रकाश के मार्ग को वहां से जाने दिया जाए। और जानने की विधि द्वारा
छानने के द्वारा विलयन के पदार्थों को अलग नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप छानने की प्रक्रिया करते हो तो आप उसको अलग नहीं कर सकते, न तो विलायक को अलग कर सकते हैं, न विलय को अलग कर सकते हैं। दोनों एक प्रकार से एक दूसरे के साथ में सम्मिश्रित रहेंगे। यानी कि अगर आप उसको शांत भी छोड़ दोगे तब भी वो एक दूसरे के द्वारा घुले हुए रहेंगे, आपको कण नीचे बैठे हुए नजर नहीं आएंगे। तो विलयन जो होता है वो आपके क्या होता है, स्थायी होता है। विलयन क्या होता है, आपके स्थायी होता है। विलयन की जो स्थिति है वो स्थायी होती है, इसलिए विलयन का स्थायित्व है वो इस प्रकृति के अंदर बरकरार रहता है। ये थे आपके विलयन के जो गुण है कि विलयन इस प्रकार से अपने गुणों को रखता है, समाहित रखता है, जिसके द्वारा मिश्रण के निर्माण। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आगे का जो भाग है विलयन की सांद्रता क्या होती है वह हम ठीक है ना कल देखेंगे अगली क्लास में। और ध्यान रखें